This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिरान शहजाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या लोग इसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। तो उसकी टैक्सेशन के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में उनसे टैक्स लिया जाता है। बेसिकली देखें, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनका मकसद तो फलाह व बहबूद होता है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल है कि कुछ लोग इसका नाम इस्तेमाल करके प्रॉफिट ये जो है वो यानी कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो इसलिए लॉ ने इसके स्ट्रक्चर को फ्रेम किया हुआ है ताकि लोगों को पता चल सके कि हमने कब टैक्स देना है और कब टैक्स नहीं देना। देखिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये वही काम करती हैं अक्सर जो गवर्नमेंट को लोगों के टैक्स के बाद करना होता है, ये उसका काम होता है। इसलिए पाकिस्तान में एक बेसिक असूल के तौर के ऊपर वो लोग जो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं स्टेट को चलाने में, तो अक्सर व बेशतर गवर्नमेंट उनको टैक्स में बेनिफिट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी टैक्स लेके वही काम करना है जो ये लोग कर रहे होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे उसके ऊपर हम लेके चलेंगे। अच्छा जी, इसमें जो हमारा लेक्चर प्लान है वो कैसे होगा। लेक्चर प्लान के अंदर हम इस तरह से बात करेंगे कि सबसे पहले हम टैक्स के सिस्टम को सीखेंगे, बिल्कुल एक एलिमेंट्री लेवल के ऊपर कि पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ मैप हो रही है, ये उसमें उस सिस्टम का कहाँ हिस्सा बन रही है, ताकि हमें उसके स्टेटस का पता चले। उसके बाद हम आगे चलें। फिर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या शुरू से ही इसके ऊपर यही सिस्टम था या अब इसके ऊपर ये सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। फिर हम इसके टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि जो अभी करंटली कैसे हो रही है। फिर इसकी छोटी छोटी एग्जांपल से हम इस सिस्टम को सीखने की कोशिश करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम इसका केस स्टडी जो है उसको देखेंगे। अभी हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। नंबर 1, इसके अंदर हम ये बात करेंगे, बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम जो हमारे ऑडियंस है उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स कैसे लगता है। एक्सक्यूज मी। और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में अंदर एक फुल फ्लैज केस स्टडी लेकर चलेंगे। वो केस स्टडी मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में वो टेस्ट भी हुआ हुआ है, उसी के ऊपर बात करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिस्टम की। इसको सिस्टम कह ले या टैक्स रेट्स कह ले, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या। देखिए, पाकिस्तान में जो टैक्स का बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है। वो है कि लॉ कहता है सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि आप किस शक्ल में पाकिस्तान में अर्निंग कर रहे हैं। देखिए, आप पाकिस्तान में रहते हैं नहीं रहते, आपके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है या नहीं है, जो शख्स भी इस सरजमीन को पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करने के बाद उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहाज पाकिस्तान से ऊपर से गुजरते हैं तो वो टैक्स पे करते हैं। पाकिस्तान की सरहद को जो जो अगर आप उसके दरियाओं को इस्तेमाल करेंगे, आप उसके समंदर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई फायदा उठा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर
पेमेंट्स करनी है जिसको टैक्स कहते हैं, उसके लिए 3 हिस्सों में डिवाइड है ये। एक है उसमें इंडिविजुअल, दूसरे हैं एओपी पार्टनरशिप फर्म, तीसरी है कंपनी। इंडिविजुअल जैसे मैं और आप हैं, एक अगर अकेला पर्सन पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है तो उसका टैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। उसको लॉ ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि नॉन सैलरीड और सैलरीड केस जो है उसके लिए होंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। सैलरीड से मुराद जो लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, और नॉन सैलरीड उन लोगों को नॉर्मली कहा जाता है जो सैलरीड में नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि आपके पास सैलरीड भी हो और नॉन सैलरीड भी हो, एक कोई जॉब कर रहा है साथ कारोबार कर सकता है, कोई बंदिश तो नहीं है। और एक साहब जो है वो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, वो छोटी मोटी नौकरी भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। तो क्या उनके ऊपर अलग रेट्स होंगे? द आंसर इज नो, अलग नहीं होंगे, बल्कि ऐसा ही होगा कि एक तरीकेकार लॉ ने वजह कर दिया। वो क्या है वो आप देखें। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी सैलरी अगर मौजूद है, तो अगर तो सैलरी है ही नहीं तो बात खत्म होगी, आप नॉन सैलरी में चले गए। तो मसला उस वक्त आएगा जब सैलरी होगी। अगर आपकी सैलरी है तो देखा जाएगा क्या ये आपकी सैलरी टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% 75% से ज्यादा है। अगर है तो आप सैलरीड हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे कम है तो फिर आपको नॉन सैलरीड गिना जाएगा। ये असूल है इसका। पार्टनरशिप फर्म जहां लोग एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, जॉइंट वेंचर बनाते हैं, कंसोर्टियम बना लेते हैं, इस तरह से पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ भी कोई भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। 2 कंपनीज मिलकर काम कर सकती हैं, 2 फर्म्स मिलकर काम कर सकती हैं, बहुत सारी इसकी शक्लें। और तीसरा है कंपनी। कंपनी को लॉ ने डिफाइन किया आम उर्फे आम के अंदर, जैसे आप इसमें लिमिटेड कंपनी जिसके साथ एलटीडी लिखा होता है उसको हम कहते हैं। उसका एक ही रेट है, वो है 29% पाकिस्तान के अंदर। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये ज्यादा था। अच्छा जरा इसके हम टैक्स रेट्स को देखते हैं। सॉरी, देखें ये जो पहला टेबल आपको नजर आ रहा है ये नॉन सैलरीड का है। इसमें आप देखें तो 4 लाख तक इनकम निल है, उस पर कोई टैक्स नहीं, यानी एग्जेम्प्ट है। 4 लाख से 6 लाख रुपए तक, 4 लाख से ज्यादा 6 लाख तक 5% है उसका, 6 लाख से 12 लाख तक 10,000 प्लस 10% एंड सो ऑन। इसी तरह जो है वो सैलरीड पर्सन है उनकी 6 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है, और उस तरह से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है। इनको हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स कहते हैं, जहां पर इनकम भी बढ़े और टैक्स रेट भी इंक्रीज कर जाए, तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स कहते हैं। और जहां पर इनकम बढ़े या ना बढ़े, टैक्स रेट सेम रहे, उसको हम प्रोपोर्शनल टैक्सेस बोलते हैं। ये इसकी कैटेगरी है। चलें एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखें जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको मिसाल ले रहा हूं कि हमारे ये कुछ यहाँ पर मैंने कैटेगरीज बनाई हैं। पहला कॉलम है टैक्सेबल इनकम का, दूसरा है सैलरीड इंडिविजुअल का, तीसरा है फर्म या नॉन सैलरीड का, चौथा है कंपनी का। ये कॉलम हमने यहाँ पर बनाए हुए। अगर किसी की 4 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम हो, अगर वो सैलरीड है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो तो 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है। और अगर वो फर्म है उसको भी कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो भी 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन कंपनी को 29% टैक्स इसका पे करना है, वो 1,16,000। इसी तरह अगर 6 लाख रुपया उसकी इनकम है तो उसको भी, इंडिविजुअल होगा सैलरीड, उसको तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर वो नॉन सैलरीड है तो फिर उसको उसका 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपया है। और कंपनी को तो देना ही 29% है, उसको उसके कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखें कि इवन दो कि अगर कंपनी की अगर टैक्सेबल इनकम 10,000 है तो इनको तो टैक्स नहीं देना, क्योंकि सैलरीड की 6 लाख एग्जेम्प्ट है और इसकी 4 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। लेकिन कंपनी को फिर भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये तो थी हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए कि हमारे जो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं वो इन दोनों पे एप्लीकेबल है, कंपनी पे फ्लैट रेट है। हमारा असल जो टॉपिक है वो है कंपनी, उसकी क्या वजह है, उसकी मैं आगे जाके आपको रीजन बताता हूँ। देखिए हमारा एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 80। उसमें कंपनी को डिफाइन किया गया। ये आपके सामने आपको स्लाइड नजर आ रही है।
ये सारा डेटा जो है मैंने कुछ जगहों से लिया है। वो एथिकली मेरा हक बनता है कि उसको मैं क्लियर करूं। एक तो खालिद पेटीवाला साहब हैं, उनकी बड़ी रहनुमाई है मेरे साथ। उनकी किताब को मैंने जो है वो लिया हुआ है, और आई कैप की जो एक क्वेश्चन है उसको मैंने फॉलो किया हुआ है। इसके साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और नेट्स वगैरह से, यानी ये सारी जगहों से मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट किया और आपके लिए ये वीडियो बनाई। लॉ कंपनी को डिफाइन करता है, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। वो कहता है वो तमाम, अगर कंपनीज एक्ट जो हमारे पास कानून है उसमें डिफाइन किया गया तो उसको हम कंपनी कहेंगे। इसी तरह हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आप देखें इसमें एक लिस्ट में आपको छठे पॉइंट के ऊपर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नजर आ रहा है। सॉरी। तो लॉ ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किस स्टेटस में रखा हुआ है? कंपनी के स्टेटस में। और कंपनी का अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि उसका टैक्स रेट एक है 29%। ये हमने अब जहन में रखना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स कितना लगेगा? 29% लगेगा। अगर लगेगा तो उसकी हम बात करते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? पहले ये लोगों ने इसके ऊपर कुछ इसकी कंडीशन थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो उसको टोटली एग्जेप्ट थी। उसके बाद इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई 25% वाली, वो हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप फिर इसके ऊपर जो आपके टैक्सेबल इनकम बनेगी उसके ऊपर आप में 30% टैक्स आपने देना है। ठीक है, कंडीशन थी। अब जो करंट टैक्सेशन हम जो इसको करने जा रहे हैं वो क्या है? अब हम उसकी तरफ आते हैं जो बेसिक हमारा टॉपिक है। देखिए, टैक्सेशन ऑफ एओपी को समझने के लिए हमें इसकी एग्जेम्पशन रूल को समझना पड़ेगा। हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 100C, जो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें देखिएगा कि जो सेक्शन के साथ ABC लगे होते हैं ना, तो इससे ये पता चल रहा होता है कि ये ओरिजिनली जो हमारा जब ऑर्डिनेंस बना था 2001 के अंदर, उसमें ये मौजूद नहीं था। ये ABC उसकी आगे, इसका मतलब ये है कि ये बाद में अमेंडमेंट आई है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद ये है कि ये प्योरली फलाह बहबूद के लिए काम करे, जो टैक्स का मकसद है, ताकि मेरी हेल्प करे। लॉ ये कहता है कि आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपसे टैक्स नहीं देता। तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पाकिस्तान में, बिल्कुल आप एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन उसकी कुछ शराइत है कि आप अपने पैसे का ज्यादा हिस्सा जो है वो कहाँ लगाएंगे? लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगाएंगे, और उसको खर्च भी करेंगे। ये नहीं उसको जमा करके आप रोके नहीं रखना कि पैसा इकट्ठा करते जाना है, उसको आपने खर्च भी करना है। ये है। देखिए उसकी कंडीशंस क्या है जो लॉ में करंटली हमें बताई गई, वो ये है कि आप रिटर्न फाइल करें, नंबर 1। इन नॉन प्रॉफिट, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न फाइल करनी है, ये है सेक्शन 114। आप लोगों का टैक्स विद हेल्ड करेंगे, ठीक है, जो आपने करना है। और पिछले साल आपने अपनी विथहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करवाई होगी आईआरएस के थ्रू, जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है। इसमें देखें, एक मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू और लेस देन 15% ऑफ द टोटल रिसीव। इसकी कंडीशन इसलिए लगा दी गई कि पाकिस्तान के अंदर एक जो है ना वो, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चलता है कि लोग किसी काम में से अपना फायदा निकालना शुरू कर देते हैं। मसलन मुझे आपने प्रेसिडेंट बना दिया, मुझे आपने सेक्रेटरी बना दिया किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो पैसा तो वो पब्लिक का है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ उतनी सैलरी लेनी है जो मुझे ट्रस्टीज ने या बाकी लोगों ने कहा हुआ है। लेकिन बेनिफिट की शक्ल में मैं क्या करता हूं कि मैं उसमें से बहुत सारे फायदे मैं अपने मकसद के लिए लेना शुरू कर देता हूँ। उसकी गाड़ी में रख लेता हूँ, मेरी गाड़ी मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, उनको स्कूल छोड़ने जा रही है। और इसी तरह जनाब ऑफिस में बैठ के अच्छे अच्छे खाने खाए जा रहे हैं, आए दिन दावतें की जा रही हैं, फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, इस तरह की चीजें। तो इसलिए लॉ ने ये बात कही कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, देखें जो आप काम कर रहे हैं उसको प्रोजेक्ट कहें,
आप स्कूल का काम कर रहे हैं, स्कूल को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं लेकर आएंगे। स्कूल के लोगों की जो तनख्वाह है वो और चीज है, उसको नहीं लेकर आएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको चला रही है, जो अकाउंटेंट है, जो बाकी लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उनके खर्चे वो क्या होने चाहिए, जो टोटल पैसा आपको इस साल मिलेगा उसका मैक्सिमम आप क्या होगा 15% तक आप खर्च कर सकते हैं। 1 लाख रुपया आपको रिसीट हुई तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यानी उसको मैनेज करने के लिए 15,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। फिर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, यानी फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको टैक्स नहीं देना पाकिस्तान में आपकी इनकम के ऊपर। फिर यह है कि आपने कमिश्नर से अप्रूवल ली हो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये नहीं खुद ही इस मोहल्ले के अंदर बैठ के कोई सोसाइटी बना दी और काम करना शुरू नहीं, आपने प्रॉपर टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात बताई भी हो। और वो जो एसेट्स हैं उसके, वो कोई प्राइवेट मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ना उसके ट्रस्टीज ना उसके डोनर्स नहीं करेंगे। ये सिर्फ जिस मकसद के लिए है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो काम भी है उस वेलफेयर के काम में इस्तेमाल होंगे। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो गवर्नमेंट कहती है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। एक और कंडीशन आके आएगी। अच्छा, इसको जरा समझिएगा। देखिए, हमारे पास जो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल है सैलरीज ऑफ एडमिन स्टाफ, क्लर्क्स वगैरह जो आपके मौजूद हैं लेकिन प्रोजेक्ट के नहीं, जो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। आपके ऑफिस का रेंट है जो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल है तो उसका रेंट नहीं, ये उसकी बात नहीं हो रही। हॉस्पिटल के रेंट की बात नहीं हो रही। ऑफिस यूटिलिटीज, उसके बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, व्हीकल रनिंग जो आप अपने एडमिन स्टाफ के लिए उसको चला रहे हैं, उसको मैनेजमेंट या एडमिन एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन दी इस जो रूल की। लॉ ने ये कहा कि एक्सेप्शन ये है कि ये रूल उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिनका टोटल टर्नओवर 100 मिलियन से कम हो पूरे साल में। उनके लिए ये 15% वाला नहीं है, वो चाहे तो ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बनी है, अभी नई नई ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर बात है उसको पैसा खर्च करने की जरूरत है, उसके लिए नहीं, लेकिन बाकी कंडीशन उसको फुलफिल करना है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। इसकी एग्जांपल में देखिएगा कि एक एनपीओ है, ये खालिद साहब की बुक में ये इलस्ट्रेशन मौजूद है कि उसकी टोटल रिसीट्स हैं 3.2 मिलियन की, 32 लाख रुपए की। और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है स्टाफ की, रेंट, बिल्डिंग वगैरह, वो 2,40,000 है। हमें देखना यह है कि ये जो 32 लाख इनकी रिसीट है पूरे साल की, इसका 15% क्या बन रहा है, वो है 480। यानी इस इदारे को इस चीज की इजाजत थी कि अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप अपने 32 लाख का 15% यानी 4,80,000 रुपए तक अगर आप खर्च कर लेंगे तो हम आपसे आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। इन्होंने कितने खर्च किए, 2,40,000 रुपया। तो लॉ कहता है जी ठीक है, हम आपसे इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, आप एग्जेम्प्ट है टैक्स से। यानी पाकिस्तान में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि हर साल ही एग्जेम्प्ट है, हर साल उनको वो क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। अगर उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर वो उसकी एग्जेम्पशन में चले जाएगी, उनको टैक्स नहीं देना होगा। आगे दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब देखिएगा इस एग्जांपल में उनके जो लिमिट थी वो थी 4,80,000 रुपया, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो खर्चा कर लिया वो कितना कर लिया है, 5,40,000 रुपया। देखें, प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो प्रैक्टिकली लोग इसको मिसमैनेज करते हैं। फिर मैं कोई, मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैं कहूँ कि करते हैं, लेकिन करते होंगे ऐसे, मैं ये ऐसे कहना चाहिए, करते होंगे। कैसे कि देखें वो असल में जो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो यूज हो रहा है सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उसका बिल बना दिया गया स्कूल बस के लिए। ऐसे हो सकता है, उसको मिसमैनेज किया है, लेकिन लॉ ने ये कहा है। जाहिर बात है अगर ऑडिट होगा तो उसमें पकड़े जा सकते हैं, तो चीजों को देखा जा सकता है।
तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एग्जामिशन लेना चाहते हैं, जो टोटल रिसीट्स है उसका 15% तक आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको चलाने के लिए खर्चा किया जा सकता है। इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं, उर्फे आम में इसको एफिशिएंसी कहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो 85% तक होनी चाहिए, आपको वहां खर्चा करना चाहिए आप। अच्छा जी, एक और इसका असूल भी है जो मैं आपसे वो है सरप्लस, कि आपने पहला क्राइटेरिया तो मीट कर लिया, ठीक हो गया। अगली बात क्या है कि जो आपके फंड्स बच गए हैं, जो आप खर्च नहीं कर सके, उसके ऊपर भी लॉ ने लिमिट लगाई हुई है 25% की, कि भाई आपको 75% तक लोगों पे खर्च करना है, तो फिर ठीक है, फिर आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खर्च नहीं करेंगे, यानी पहली कंडीशन के साथ अगर आप इसको खर्च नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको उसके ऊपर टैक्स देना है, लेकिन वो कम टैक्स देना है। देखिए, अगर तो पहली कंडीशन ही मीट ना की, ये बात गौर करनी है आपने, अगर आप पहली अभी जो कंडीशन हमने डिस्कस की है 15% वाली, अगर आपने मीट ना की, तो आप कंपनी है, आपके ऊपर वो तमाम असूल और ज़ाब्ते वही लगेंगे जो एक कंपनी पे लगेंगे, आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा जाएगा। तो पहले क्राइटेरिया को तो इलाही के साथ में मीट करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं इसके ऊपर कि सरप्लस, यहाँ पर लॉ ने कहा कि एक उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि सरप्लस फंड क्या होता है। सरप्लस मीन जो बच गया है, यानी सरप्लस को ऐसे समझ लें कि मेरी इस महीने की अगर सैलरी जो है वो लाख रुपया है, 80,000 रुपये मैंने खा लिया, तो बाकी क्या बचा 20,000 रुपये, इसको सरप्लस कहते हैं। एक साहब है, उन्होंने कारोबार किया, उनको लाख रुपया कारोबार से जो है वो इनकम हुई है, 80,000 रुपये खा लिया, बाकी जो सरप्लस उसको कहते हैं। उर्फे आम में इसको टैक्स की जुबान में आप कह लें, इसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। सरप्लस फंड के ऊपर 10% टैक्स आपको फिर देना पड़ेगा अगर आप उन कंडीशंस को मीट जो है वो मीट कर गए, लेकिन आपने उसका 75% खर्च नहीं किया, तो फिर आपको जो सरप्लस है वो सारे के ऊपर आपको 10% पे टैक्स लग जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के पिछली कंडीशन को आप मीट करके आ रहे हैं। सरप्लस फंड को लॉ ने कैसे डिफाइन किया, सेक्शन 100C जो है, नॉट स्पेंड ऑन चैरिटेबल पर्पसेस, जिसको चैरिटेबल पर्पस के लिए स्पेंड ही नहीं किया गया, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज डोनेशन एंड अदर इनकम, डोनेशन सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको मिली है, वो उसकी बात की जा रही है। इट इज मोर देन 25% ऑफ द टोटल रिसीट्स, और ये उसकी रिसीट्स का 25% से ज्यादा। देखें, बात सुने दोबारा यहाँ पर, अगर आपने 75% खर्च कर दिया, ठीक है, यानी आपका जो सरप्लस है उसका 25% से कम बचा हुआ है, तो फिर आपने टैक्स नहीं देना, पहली कंडीशन का मीट होना लाजमी है। रिस्ट्रिक्टेड फंड इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, जो आपके पास पैसे बचे हुए। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होते हैं, पहले इसको समझिएगा, कि जैसे एक एग्जांपल है कि आपने अपनी बिल्डिंग, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक बिल्डिंग है, उसने बिल्डिंग के 3 फ्लोर है, उसने क्या किया हुआ है कि अपने आप को चलाने के लिए पहला फ्लोर रेंट आउट कर दिया हुआ है, दूसरे 2 फ्लोर जो है वो उसके पास अपने पास हैं, जहां पर वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, कुछ भी है। और उन्होंने उससे एक अमाउंट ली है रेंट के लिए, एक एडवांस लिया हुआ है, वो एडवांस जो उन्होंने बाद में वापस करना है, जिसको सिक्योरिटी कहते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, इसको क्या बेशक वो यूज करें ना करें, ये बात का इशू है, लेकिन वो जिसने दिए हुए हैं वो जब भी डिमांड करेगा, यू हैव टू पे दैट अमाउंट बैक टू हिम, आपको ये पैसे उसको वापस करने, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है वो कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई साहब है, उन्होंने आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दिया, और आप पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि यार इस पैसे में से मैं आपको 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, 1 करोड़ में से आप एक काम करें कि इसमें से आप जो है वो इतने पैसे फलां जगह आपने मेरी मर्जी से स्पेंड करने हैं और कहीं नहीं आपने स्पेंड करने, हालांकि आपका वो काम नहीं है, लेकिन आप तो इसको भी रिस्ट्रिक्टेड फंड कहेंगे। तो लॉ ये कहता है कि जो आपका टोटल सीड के 25% से ज्यादा है, अगर ये हो गया,
तो फिर आपको हम फिर भी नॉर्मल टैक्स 29% नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप पिछले स्टेप को मीट करके आए हुए, यानी पहला स्टेप आप मीट कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर आपको बेनिफिट ये दिया जाएगा कि आपको 25% उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, सॉरी 10% आपको टैक्स उसके ऊपर लगाया जाएगा, यानी आपको 19% की रिलीफ दी जाएगी। अब जरा इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से। देखिए हमारे पास ये जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास 3 कंपनीज हैं, अगर आपको नजर आ रही हो 3 एनपीओस हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। इसकी जो टोटल सीट है जिसको मैंने ए से लिखा वो है 32 लाख रुपया, और उसके एडमिन एक्सपेंसेस हैं 2,40,000 रुपया, और इनके प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हैं 23 लाख रुपया। टोटल एक्सपेंस इन्होंने 32 लाख में से जो डी पॉइंट है वो है 25,40,000 रुपए खर्च कर लिए। तो इनके देखते हैं पहला क्राइटेरिया क्या है कि उनकी रिसीट का, यानी 32 लाख का 15% बनता है 4,80,000 रुपया, 480,000। तो इतना उन्होंने खर्च कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2,40,000 पे खर्च किया। लॉ कहता है कि मुबारक हो, आप अपनी हमारी एग्जेम्पशन लिमिट में आ गए। ठीक हो गया। अच्छा अब देखते हैं उनके जो सरप्लस फंड था ना वो कितना बचना चाहिए था, 8 लाख रुपए तक होता, तो ये दोनों कंडीशन मीट कर गई, इनको टैक्स नहीं देना। इनका एक्चुअली बचा क्या है, 32 लाख में से अगर ए में से डी पॉइंट माइनस करें तो 32 लाख में से 25, तो इनके पास जो नेट पैसे बचे हुए वो है 6,60,000 रुपये। तो चूंकि ये उस 25% से कम है, लिहाजा अब इस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर इसी आगे चलते हैं, फिर आपको मैं इसकी अगली बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगली कंडीशन में क्या हुआ कि 32 लाख थे, और हमारा जो पहला क्राइटेरिया था वो था कि 4,80,000 तक उसका 15% तक आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा कर सकते पूरे साल में। उन्होंने क्या किया, 6 लाख रुपया कर लिया, यानी उससे बढ़ गए। अब ये कंपनी बन गई, तो बीटा क्या बन गई, कंपनी बन गई। अब इसके ऊपर कोई ना इसको 10% की रिलीफ है, ना इसको दूसरी रिलीफ मौजूद है, दोनों रिलीफ इसको मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर टैक्स कितना, तो इसका सरप्लस कितना देखिएगा, 300,000। हालांकि यहाँ पर 8 लाख की थी, लेकिन चूंकि ये कंपनी में चली गई है, इसने सब सेक्शन 1 को वायोलेट किया, इसके ऊपर अब इसको 29% टैक्स देना है। अब देखिएगा गैमा की तरफ चलते हैं। गैमा की पहली कंडीशन मीट कर गई। गैमा का 32 लाख रुपया 2,40,000 रुपया था, और इनके प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस थे 10 लाख के, ये सारी कंडीशन मीट हो गई। अब इनकी जो सबसेक्शन 1 है कि ये एनपीओ के स्टेटस में फॉल कर गई, 100C के क्रेडिट में फॉल कर गई। इनको खर्चा ये कर सकती थी 4,80,000 तक, लेकिन इन्होंने किया 280,000 तक किया। तो पहली इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई कि अब इनको 29% टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हुआ ये कि इनको कहा गया था कि आपने अपना पैसा खर्च करना है लोगों पे, वो आप जो बाकी बचे वो 8 लाख बचना चाहिए, लेकिन इनके पास जो बचे हुए हैं पैसे वो कितने हैं, 32 लाख में से अगर 12,40 माइनस करें तो वो 19,60,000 बच गए। लिहाजा इस सूरत के अंदर इनको क्या करना है कि अब इसके ऊपर 10% टैक्स देना है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कंडीशन को पूरा कर रही हैं, लेकिन फंड इनके पास 25% से ज्यादा के बचे हुए हैं, लिहाजा इनको क्या करना, अब उसके ऊपर 1,96,000 रुपया टैक्स देना। ये 3 एग्जाम्पल से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे काफी फर्क पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक पूरा केस स्टडी, एक फुल फ्लेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर ये सारे काम हो, तो वो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 के अंदर मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं एनपीओ के ऊपर बात करूं, उसकी टैक्सेशन के ऊपर बात करूं, तो इसके ऊपर मैंने जो कोशिश की है, अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 03219451,850, इसके ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये, और
बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, फिजिकल क्लासेस भी हैं। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो की दरख्वास्त है जी। अल्लाह हाफिज।